मूल निवासी महापुरुषों को अभिवादन करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। साथियों, 3:10 होने जा रहा है। 4 बजे तक का कार्यक्रम का समय है, आगे पीछे हो सकता है। एक साथ 4 विषय है। वो 4 विषय, सभी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर एक घंटा बोला जा सकता है। लेकिन संक्षेप में ही बात करेंगे ताकि समय पर कार्यक्रम समाप्त हो। एक विषय है मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर बढ़ते हुए जातीय अत्याचार और उग्र सांप्रदायिकता, शासक वर्ग इनके हक अधिकार से वंचित रखने का षड्यंत्र। उसके साथ जुड़ा हुआ है कॉमन सिविल कोड के द्वारा मूल निवासी बहुजन समाज की पहचान को खत्म कर हिंदू के नाम पर ब्राह्मण धर्म को थोपने का षड्यंत्र। उसके साथ जुड़ा हुआ है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और हटाकर नई पेंशन योजना एमपीएस लागू करने संवैधानिक अधिकारों के साथ धोखेबाजी। उसके साथ जो दोपहर के सत्र थे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सामाजिक आंदोलन की जड़ों को कमजोर करना बहुजन राजनीति की विफलता का मूल कारण। नई शिक्षा नीति, शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण के मूल निवासी बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र। संगठन के उद्देश्य, विचारधारा, सिद्धांतों के प्रति समर्पित दृढ़ संकल्प को व्यवहार से ही व्यवस्था परिवर्तन का कार्य संभव है। 5 विषय है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर 5-5 मिनट भी बोलेंगे तो 25 मिनट तो मिनिमम जाना ही जाना है। साथियों, सत्यशोधक समाज का 150वां वर्ष चल रहा है। 24 सितंबर 1873 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की, अगर 150वां वर्ष चल रहा है तो समीक्षा होना जरूरी है। जहां तक मुझे लगता है, इस देश में 52% ओबीसी में राष्ट्रपिता फूले, ज्योतिराव फूले और छत्रपति साहू जी महाराज के बाद कोई भी ईमानदार नेतृत्व निर्माण नहीं हुआ। इसका मतलब है SC/ST में हुआ, ये भ्रम मत पाना। बड़ा वर्ग है इसलिए बता रहा हूं। अगर समीक्षा करेंगे पूरे भारत की, वो एक समय मतुआ आंदोलन चल रहा था, आज हिंदुत्व को मजबूत करने में लगा हुआ है। हरिचंद गुरुचंद ठाकुर का आंदोलन ब्राह्मणीकरण हो गया। अगर समीक्षा करेंगे आप प्रोजेक्शन की, ओबीसी ने चलाया, आज क्या असर है। अगर समीक्षा करेंगे आप जितने भी ओबीसी के महापुरुष हुए, अगर समीक्षा करेंगे आप रामस्वरूप वर्मा जी की, तो कांग्रेस निकल गई बाद में। अगर समीक्षा करेंगे आप बिहार में त्रिवेणी संगम का, तो कांग्रेस निकल गई। अगर समीक्षा करेंगे सिद्धार्थ सिंह चौरसिया, कांग्रेस निकल गई। अगर समीक्षा करेंगे भास्कर यादव, कांग्रेस निकल गई। पूरे भारत की अगर समीक्षा करेंगे तो सत्यशोधक के प्रति लास्ट में बाबा साहब ही केवल ईमानदारी से काम किया, बाद में काम हुआ नहीं है।
तो ये 150 साल की समीक्षा के बाद साहूजी महाराज की 150 साल की सत्य शोधक समाज और साहूजी महाराज की जयंती के 150 साल के अवसर पर पहली बार मेरे को ये उम्मीद है कि ओबीसी का नेतृत्व बानसिप में ओबीसी बानसिप का नेतृत्व कर रहा है। तो इन आंदोलन की समीक्षा के बाद ईमानदारी से खड़े उतरेंगे, निश्चित तौर पर उतरेंगे। रही बात अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आपके पास नए मुद्दे आते रहेंगे। दुश्मन आपको उलझाने का काम करेगा समस्याओं में। आप अगर उन्हीं समस्याओं में उलझ जाएंगे और डिबेट डिस्कस रख देंगे तो आप दुश्मन के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। खैरलान जी हुआ तब बानसिप के खाबड़ा साहब जिंदा थे, उन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं चलाया। उन्हें मालूम है अत्याचार ये परिणाम है, कारण नहीं। जातीय अत्याचार ये परिणाम है, कारण नहीं है। जज्जर में हुआ तभी नहीं चलाया। लक्ष्मण बातें कांड हुआ बिहार में, 87 लोग सामूहिक हत्या हो गई थी, तो वो सब्जेक्ट बानसिप ने नहीं चला। बानसिप को मालूम है ये परिणाम है, कारण नहीं। कारण इस देश का सिस्टम है, कारण इस देश की व्यवस्था है। नहीं तो हम एकेडमिक चर्चा करते रहेंगे, गिनाते रहेंगे, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, देश भर का गिनाते रहेंगे हम। इंद्र मेघवाल से लेकर मनीषा वाल्मीकि से लेकर गिनाते रहेंगे हम। और ये कम होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है, सिस्टम अगर समझ में नहीं आया तो आपके सामने नए अभी सब्जेक्ट आते रहेंगे। अभी आजकल बीजेपी ने नया टॉपिक दे दिया है। कभी यूजीसी का टॉपिक है, कभी यूसीसी का टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का टॉपिक चल रहा है। उसके साथ इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए। उसके साथ चल रहा है महिला बिल का चल रहा है। ऐसे 25 बिल दिसंबर तक बीजेपी गवर्नमेंट लाने वाली है। 25 बिल लाने वाली है। ऐसे राज्यसभा में मेजोरिटी में ये पांच राज्य के बाद मेजोरिटी में तब्दील होगी और 25 बिल लाने वाली है, पेंडिंग जो पड़े हुए हैं। और इस काम के लिए बीजेपी लगी हुई है। केवल ईवीएम ही मुद्दा नहीं है। भारत में 4 लाख मंदिर, 40 लाख एनजीओ इस काम में लगे हुए जो सरकार के ग्रांट पर चलते हैं। 4 लाख मंदिरों को इंटरकनेक्ट किया गया है और 40 लाख एनजीओ जिसको सरकार ग्रांट दे रही है। पिछले साल 13,000 करोड़ रुपया ग्रांट दिया है, फॉरेन से ग्रांट आई है, केंद्र सरकार का अलग है। अगर एक एनजीओ के पास 1000 हो गए तो 40 लाख इंटू 1000, 40 करोड़ का प्रावधान वो करके बैठे हुए जनमत बनाने का। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? दुश्मन अपना काम कर ही रहा है। दुश्मन अपना काम कर ही रहा है। तो ये जो चल रहा है इसको समझना जरूरी है और नेतृत्व को समझना जरूरी है। इसमें नेतृत्व का एक टॉपिक है। 3 बातें बाबा साहब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण बातें हैं। 1 जुलाई 1954 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, समाज की दिशा भूल करने वाले नेताओं पर कड़ी नजर रखो। 1 जुलाई 1954, समाज की दिशा भूल करने वाले नेताओं पर कड़ी नजर रखो। अब यहां तो पिछलों बन जाएंगे, कड़ी नजर कहां से रखेंगे? पढ़ा लिखा वर्ग पिछलों बना हुआ है, कहां से कड़ी नजर रखेंगे? उसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी बात कही जो अभी चल रहा है ना, रमेश विदोरी जी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा 20 अप्रैल 1954 को कि अगर नेताओं में ईमानदारी
और सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता नहीं होगी, लफंगों का बाजार बनेगा। नेता नहीं होगा फिर लफंगा बनेगा। नेताओं में अगर ईमानदारी और सैद्धांतिकता और व्यवहार नहीं होगा तो लफंगों के बाजार में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी जो आपने उग्रवादी, कटुआ, ये वो सब सुना ना आपने, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है क्या? बाबा साहब उस समय कहा है। तीसरी बात उन्होंने कही 28 सितंबर 1954 को उन्होंने एक बात कही कि सार्वजनिक फंड का उपयोग अगर आप व्यक्तिगत काम के लिए कर रहे हो तो आपसे बढ़कर कोई नीच हो ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही है। हमारे लोग नेतृत्व करते करते दम तोड़ देते, या तो पारदर्शिता में दम तोड़ देते, या फिर जातिवाद में दम तोड़ देते हैं, या परिवारवाद में दम तोड़ देते हैं। जिनसे आप उम्मीद कर रहे हो आगे चलकर दम तोड़ देते। यही ओबीसी को तैयार करने के लिए कांचीराम साहब ने तैयार किया। विदुड़ी एक, उसमें विदुड़ी भी थे। तैयार करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लगाया था, फिर बीजेपी होकर वापस आए। तैयार करने के लिए उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को लगाया था, फिर बीजेपी से लोग लौट कर वापस आए। चल रहा है पूरे भारत में। मेरा ये कहना है, भारतीय राजनीति का चरित्र व्यवस्था को मजबूत करने वाला है। अगर व्यवस्था को मजबूत करने वाला चरित्र है और उनमें से जो नेता पैदा हुए उनके पीछे आप दौड़े हो तो आप तो व्यवस्था के पार्ट पार्षद पहले ही बन गए। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी जल्दबाजी में। साथियों, इस देश में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होने के बाद आपका वैल्यू थोड़ा बहुत समझ में आया। 1 वोट 1 वैल्यू, वोट का अधिकार मिला। उसके बाद अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने अपने आप को मेजोरिटी में कन्वर्ट करने के लिए हिंदू महासभा बनाई 1922 में। विदेशी ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बनाई। हिंदू के नाम पर उनको लपेटे में कैसे दिया जाए, हिंदू के नाम पर लपेटे में कैसे दिया जाए, और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो कट्टरता से हिंदू तो मजबूत करने के लिए खड़े रहते हैं, रोडों पर लगे रहते हैं, और सरकारें उनकी मानसिकता बना रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं। अभी मैं प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी से पूछा चंद्रयान के लिए कितना बजट था, तो बोला 600 करोड़, और उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के लिए कितना है मालूम है? 2500 करोड़। देहरादून का बजट कितना है केंद्र सरकार ने? 375 करोड़, और 200 पॉइंट केजरीवाल ने बनाए कांवड़ियों के लिए। जगह जगह, एक जगह 10,000 लोग इकट्ठा बैठ सकते, खाना खा सकते। सरकारें बना रही है हिंदुत्व के आधार पर SC ST OBC का मानस तैयार कर रही है, तो धर्म के नाम पर उनके जाति का अन्याय अत्याचार करता है, और जिस जाति से अन्याय अत्याचार होता है वो धर्म बचाने के लिए लगे हुए हैं, और धर्म उनको औकात बताने में लगा हुआ है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 फरवरी 1952 को कहा दिया कि हिंदू केवल राजनीति है, धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, केवल राजनीति है, तो ये तरीका उन लोगों ने बनाया है। तो इसके लिए इस देश में सारे एजेंडा वो लोग इसी तरह उठाएंगे। सारे एजेंडा एंटी मुस्लिम बनाकर मेजोरिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो सारे एजेंडा उसी तरह उठाएंगे। फिर 3 तलाक का हो, घर वापसी का हो, लव जिहाद का हो, बुरखे का हो, सारा का सारा वही तरीका, वही मुद्दे उठाएंगे जिससे मेजोरिटी में वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। तो ये तरीका उन लोगों ने बना रखा है, और इसमें जो जिनका इस्तेमाल हो रहा है उनके आंकड़े सुनकर आपको भयानक लगेगा। मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं।
2002 के दंगे फसाद का एग्जाम्पल बता रहा हूं। गुजरात मॉडल को मोदी से लाया था ना। गोधरा कांड में जिनके ऊपर गोधरा कांड में जिनको गिरफ्तार किया वो 1577 लोग, उसमें केवल मात्र 33 लोग ही सवर्ण थे। मतलब 2.09 सवर्ण थे, बाकी 97% SC/ST OBC। कोर्ट के चक्कर आज भी काट रहे हैं। और जो गोधरा कांड में ही मारे गए लोगों की संख्या 2179 थी, उसमें 3 ही लोग सवर्ण थे। आप अंदाज लगा सकते हो, 2186 लोग SC/ST OBC के थे, केवल 3 लोग, उसमें बनिया 2 थे और राजपूत 1 था, ब्राह्मण 0। हिंदू तो मजबूत करने वालों को बता रहा हूं, सांप्रदायिकता जो मजबूत कर रहे हैं ना, अरे तुम्हारी ताकत की वजह से तुम्हारे पर अत्याचार हो रहा है। तुम्हारी ताकत वो लोग गेन कर रहे हैं, तुम्हारे पर अत्याचार कर रहे हैं, और तुम चिल्ला रहे हो हमारे पर अत्याचार हो रहा है। तो ताकत देना बंद कर दो ना, ताकत देना बंद कर दो। चिल्लाने से बंद करने वाले थोड़ी है। वह आपके अनपढ़ों को, भाग से पढ़े लिखे लोगों का 72% इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखा है, 98% क्राउड का इस्तेमाल कर लेते हैं, मास मोबिलाइजेशन कर लेते हैं। आपके भाइयों को 98% वो इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना सब कुछ चला रहे हैं। और आप पार्लियामेंट में जाना चाहते हो, 131 लोग पहले ही बैठे हुए। तो ये जो तरीका उन्होंने बनाया हुआ है, सांप्रदायिकता का तरीका उन्होंने जो बनाया हुआ है, वो तरीका उन्होंने इसलिए बनाया है, अपने आप को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए बनाया हुआ है। 3.5% ब्राह्मण 15 को कहता है कि माइनॉरिटी है। वो मैं जानता हूं, वो मेजॉरिटी के लिए बोल रहा है। ब्राह्मण कहता है, वो सोच समझ कर बोल रहा है, और मुस्लिम मान रहा है 15% माइनॉरिटी। इनका कौन सा स्वार्थ है? जब आप मान रहे हो माइनॉरिटी हो, तो आप दुश्मन को मेजॉरिटी में तब्दील करने का आप काम कर रहे हो। भारत का मुसलमान जब तक मुसलमान होने के नाते समस्या का समाधान करना चाहता है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुसलमानों को अगर अपनी समस्या का समाधान करना है, तो मूल निवासी बोलना शुरू कर दो। मेजॉरिटी का हिस्सा बन जाओगे, मेजॉरिटी का हिस्सा बन जाओगे। अगर आप मूल निवासी का बोलना शुरू कर देते हो, मेजॉरिटी का हिस्सा बन जाओगे। अगर माइनॉरिटी कहते हो, तो दुश्मन को मेजॉरिटी में पहुंचाने का काम कर रहे हो, और इसकी वजह से SC/ST OBC भी धोखा खा जा रहा है। तो ये जो दंगे फसाद करवा रहे हैं, आंकड़े बहुत भयानक है। मैं गोधरा कांड बताया, हरियाणा का भी है, जगह जगह का है, कैसे किस तरह सांप्रदायिकता निर्माण हो रही है, कर रहे हैं। तो ये सब, ये करने के पीछे का जो सोच है उनका, बीजेपी सरकार में होने के बावजूद भी ये कर रही है। क्यों कर रही है? सरकार को तो डर लगना चाहिए ना यार, ऐसा होगा तो हमारी बदनामी होगी। वो सरकार इसीलिए करवा रही है, टू एक्वायर पावर, सत्ता प्राप्ति के लिए वो कर रहे हैं। फिर टू सस्टेन पावर, सत्ता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखना नहीं चाहिए, बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। टू इनहेंस पावर, सत्ता का विस्तृतीकरण, जिस एरिया में नहीं है वहां पहुंचा दो। मणिपुर पहुंचा दिया ना, साउथ में पहुंचा दिया ना। तो वो योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, और ऐसा करने के पीछे उसका मूल कारण है अल्पसंख्यक ब्राह्मण जो विदेशी है, मेजोरिटी में उनका विदेशीपन छुप जाता है। मेजोरिटी में तब्दील होने से उनका विदेशीपन छुप जाता है। नंबर 2, बहुजन समाज की सारी समस्याएं अप्रासंगिक हो जाती है।
जब दंगे फसाद शुरू होते हैं तो हिंदू मुस्लिम सारी समस्या अपनी खत्म। नंबर 3, अपना भय वो दूसरों में ट्रांसफर कर रहे हैं। जो डरे हुए लोग हैं वो दूसरों में ट्रांसफर कर रहे हैं अपना भय, और डर उनको अभी भी लग रहा है कि आने वाले समय में अगर सिविल वॉर हुआ तो हमारी प्रोटेक्शन का क्या होगा। तो आरएसएस के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को अग्नि मिसाइल में चला दिया ना, ये अभी चला था ना जो 4 साल में रिटायर अग्निवीर, ताकि उनको हथियारबंद लोग मिले, ट्रेनिंग वाले लोग मिले। वो योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। उसके साथ साथ मेजोरिटी में तब्दील होने से हमारे लोग उनके पिछलगू बन जाते हैं कि इनके साथ जाने से, अभी पावर इनके साथ जाने से हम भी एमएलए एमपी बन जाएंगे। हम इनके साथ जाएंगे तो एमएलए एमपी बन जाएंगे। और हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे नेता नहीं मान रहे हैं। कहां से मानेंगे? तुम्हारी मानेंगे या उनकी मानेंगे? तो ये तरीका उन लोगों ने बना के रखा है। अगर आपको निकालना चाहते हो समाज को, तो SC ST OBC में इतनी जागृति निर्माण करना चाहिए कि दुश्मनों के एजेंडा पर इनका इस्तेमाल ना हो। दुश्मन इनका इस्तेमाल इनको ही गुलाम बनाने के लिए ना करे, इतनी जागृति निर्माण होनी चाहिए। तब जाकर आप उस समस्या से निजात पा सकते हो। और ये बनाए रखने के लिए सारा तंत्र चल रहा है। अब भारत की 15 लाख स्कूलों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उद्योगपति को दे रहे हैं। एक स्कूल के पास 3 एकड़ जमीन है, 45 लाख एकड़ जमीन दे रहे उद्योगपतियों को। क्या कर लोगे? 16 लाख हॉस्पिटलों की जमीन दे रहे उद्योगपतियों को। 16 लाख की जमीन दे रहे उद्योगपतियों को। और अभी और समूह सारा का कॉन्सेप्ट आया 20 किलोमीटर में। अगर उन शालाओं में 20 संख्या है तो 20 किलोमीटर की सभी शालाओं को एक करेंगे। अब कौन बच्चा पढ़ाने जाएगा 20 किलोमीटर? कौन सा जिसके माँ बाप के पास 20 किलोमीटर तक आने जाने का खर्च हो, तो वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता, डेली समय और पैसा हो तो ये चल रहा है। सुभाष सरकार का स्टेटमेंट है 32,000 लोगों ने राज्यसभा का स्टेटमेंट है। IIM IIT के लोगों में केवल पढ़ाई महंगा होने से छोड़ दिया 9,000 OBC के लोग थे, लगभग 9,000। उनके माँ बाप ने कहा कि हमारी पहुंच नहीं है पढ़ाने की इनकी। IIT और IIM की बात कर रहा हूं। 5,000 शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, 4,000 आदिवासी के बच्चे थे। आप अंदाज लगा सकते हो, आपके समाज के इंटेलेक्चुअल 17,000 बच्चों का भविष्य तबाह कर दिया है। आप प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हो, अरे हायर एजुकेशन समाप्त कर रहे हैं। अभी डॉक्टर कुलदीप जी ने बताया, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, अभी क्या हो गया? NMC बन गया ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल, ऑटोनोमस बॉडी बन गई। अब वो ऑटोनोमस बॉडी बन गई तो वहां अब अभी हमारे लोगों को वहां पहुंचना है तो कितनी दिक्कत होगी डॉक्टर बनाने में। आपको मालूम है हॉस्पिटल खोलने में कितनी दिक्कत होगी। वो सारी योजना के तरीके से कर रहे हैं और हम लोग समस्या पर केवल चर्चा कर रहे हैं। समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा अभी ये मत बन चुका है, मानसिकता बन चुकी है मेरी, यह मत बन गया है। ये समाज हजारों टुकड़ों में केवल जातियों में नहीं बटा है, लाखों संगठनों में भी बटा हुआ है। लाखों संगठनों में भी बटा हुआ है ये समाज, लाखों समस्या में भी बटा हुआ है और बकायदा बांटा गया है। और सब लोग समस्या पर चर्चा करते हैं। समस्या का समाधान के लिए हमने वो ताकत 50 साल में भी पैदा नहीं की जो हम उनको रोक पाए। 50 साल में भी हमने वो ताकत पैदा नहीं कर पाए कि हम हमारे दुश्मन को रोक पाए। कम से कम
और इसका मूल कारण अगर बताया जाए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि समस्या पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी का है, ड्रॉबैक है, तो बांध से चलाने वाले, बनाने वाले और चलाने वालों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। जो जड़ें मान्यवर कांशीराम साहब ने पैदा की थी, उन जड़ों को सुखाया गया, राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, सुखाया गया उनको कि नहीं नहीं राजनीति से कुछ नहीं होगा। 2 पीढ़ियां हमारी राजनीति से कट ऑफ हो गई। उन जड़ों को बकायदा सुखाया गया और केवल नेतृत्व के स्वार्थ की वजह से अब वही लोग कह रहे नहीं पार्लियामेंट में जाना चाहिए, एमएलए एमपी बनना चाहिए, इसके लिए मारे मारे फिरते हैं। देखा होगा अपने भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि हमको इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। अरे तो कांशीराम साहब की बात को समझने के लिए तुमको 37 साल लग गया, बात को समझने के लिए 37 साल लग गया। तो ये जो केवल एकेडमिक चर्चा नहीं है, हमारे समाज के साथ क्या होने जा रहा है ये समाज को ही मालूम नहीं होगा तो कहां से होगा। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का डाल दिया उन्होंने बोलबाले में, अगर विरोध करेंगे तो बोलेगा ये मुसलमानों के समर्थन है, विरोध नहीं करेंगे उनका काम हो रहा है, 2 डिवीजन बढ़ गया। और रेफरेंस दे रहा है कौन सा, अनुच्छेद 44 का, जो फंडामेंटल राइट में नहीं है। अरे अगर 44 का आप रेफरेंस दे रहे हो तो 39 का क्यों नहीं दे रहे हो फिर? समान मिलकत का, समान संपत्ति का वितरण होना चाहिए। बेच रहे हो सरकारी संपत्ति तो सबका समान वितरण होना चाहिए। फिर 39 भी तो लाओ मैदान में। 44 याद है, 39 याद नहीं है। तो ये मौलिक जो अधिकार था आर्टिकल 25, कोरोना में सारे मौलिक अधिकार आपके समाप्त हो चुके हैं। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो कि संविधान हमारा अभी बरकरार है? सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं। आर्टिकल 12 स्वायत्त संस्थाएं, क्या भारत में स्वायत्त संस्था है? अभी सीबीआई स्वायत्त है, ईडी स्वायत्त है, चुनाव आयोग स्वायत्त है, सुप्रीम कोर्ट स्वायत्त है, स्वायत्त संस्था खत्म। आर्टिकल 13 मूलभूत अधिकार था कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी परंपराएं होगी, जो रूढ़ि चुस्ताएं होगी, जो आस्थाएं होगी, मूलभूत अधिकारों के विरोध में उसको नल एंड वॉइड किया जाता है। हजारों साल की उनकी परंपरा को बाबा साहब ने खत्म कर दिया था। दे दिया ना राम मंदिर के जजमेंट आस्था के आधार पर। कहां गया आर्टिकल 13? आस्था के नाम पर जजमेंट दे दिया। आर्टिकल 14 इक्वालिटी भी पढ़ लो। अरे राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है तो बाकी का क्या है? राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है, तो बाकी लोगों की औकात है? आर्टिकल 15-16 रिजर्वेशन खत्म हो गया प्राइवेटाइजेशन से। 17 छुआछूत का अंत हो गया क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वाणी स्वतंत्रता बोलोगे तो बोलेगा भड़काऊ भाषण। शोषण के विरोध में जो था आर्टिकल 23, कोरोना में मजदूरों का 4 घंटा और बढ़ा दिया। 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब महीने में 1.5 महीने का, साल में 1.5 साल का, 6 महीना फ्री में काम करना पड़ेगा। 29 लेबर लॉज से खत्म कर दिया कोरोना में ही। और आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 जो मुसलमानों में सारे धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता को भी खत्म कर रहे हैं अभी मौलिक अधिकारों के विरोध में। और बीजेपी अभी ला रही है आर्टिकल, उसमें घुसपैठ कर रही है आर्टिकल 31A में।